सबसे पहले आप सभी का इंजीनियर्स करियर पॉइंट की तरफ से वेलकम है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। पहले मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा बच्चों। मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और मैं पिछले लगभग 10-12 साल से जो एप्टीट्यूड सेक्शन, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, ये सब टीचिंग उस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हूँ और साथ में बच्चों के करियर से रिलेटेड उनको काउंसिल करना, सही दिशा दिखाना, ये सारी एक्टिविटीज हम करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनमें कैलिबर होता है लेकिन गाइडेंस की थोड़ी प्रॉपर कमी होती है, तो वो सही गाइडेंस लेके अच्छी जगह अपना करियर बना लेते हैं। तो आज का हमारा जो ये डिस्कशन है ये इसी से रिलेटेड है कि हम लोग अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जो हमें फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज हैं, तो जब हम स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है, लेकिन बहुत सारी चीजों का हमें आइडिया नहीं होता और हम उतना ध्यान अपनी पढ़ाई पे तो लगाते हैं लेकिन इन चीजों पे फोकस भी नहीं करते कि भाई क्या क्या इस जो मैं कोर्स कर रहा हूँ अभी, जिस डिग्री में या डिप्लोमा में मैं हूँ, तो उसके बाद मेरे पास कितने ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, उनको एक्सप्लोर बच्चे कम करते हैं। हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, जैसे कि जब हम स्टूडेंट थे तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमें बाद में पता चली, उस टाइम पे नहीं पता थी, मतलब तो ये सभी के साथ में होता है। तो इसलिए इस तरीके के सेमिनार होते रहने चाहिए और इंजीनियर्स करियर पॉइंट अलोंग विद योर मीडिया एजुकेशन ये सब एक्टिविटी करते हैं ताकि बच्चों में अवेयरनेस आए और बच्चे अच्छी सही दिशा लेके आगे तैयारी करें। ठीक है, और आपका जो कॉलेज है जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पे भी ये प्रयास चलते रहते हैं कॉलेज की तरफ से भी, तो आपको इन सब में इन्वॉल्व होना चाहिए एक्टिविटीज में और हमेशा जानना चाहिए नई नई चीजों के बारे में। ठीक है, तो अभी आप सभी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे मीटिंग में है। कोई बच्चा ऐसा है जो बीटेक कर रहा है या सारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स है, पॉलिटेक्निक वाले? एक बार बताइए। अभी देखो बच्चों, जो भी आप में से डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं या बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप अपने जिस भी स्टेट के हैं या जहां पे से भी आप स्टडी की है, आपने 12th की, ठीक है, जहां भी आपका डोमिसाइल है, तो किसी भी राज्य में जेई की पोस्ट निकलती हैं हमेशा गवर्नमेंट जॉब में जूनियर इंजीनियर के लिए, और इसमें डिप्लोमा मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है और मैक्सिमम जगह पे जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं वो अलाउड होते हैं। ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी तो जितनी भी जेई की पोस्ट निकलती है तो मैक्सिमम में बीटेक, मतलब हायर एजुकेशन अगर किसी ने की हुई है, बीटेक किया हुआ है या इवन एमटेक भी किया हुआ है, वो सारे बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो यही देखना है कि गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर जॉब और साथ में हमारी टेक्निकल जॉब जिसमें हम अच्छा परफॉर्म करके अपने स्टेट के अंदर अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कंप्लेन तो करते रहते हैं कि भाई ये काम नहीं हो रहा है पीडब्ल्यूडी में या बिजली विभाग में, ये काम नहीं हो रहा है, तो ये सब चीजें हम ही को करनी है, हम आप में से बच्चों को करनी है। तो जिसका भी कुछ इस तरीके का इंटरेस्ट होता है कि हाँ यार मुझे कुछ रियल लाइफ में करना है, मतलब कि अच्छी जॉब भी रहे मेरे पास, सेफ्टी रहे, मेरी जॉब की सिक्योरिटी रहे, लेकिन साथ में मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं, तो ये जॉब्स बहुत अच्छी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती हैं जूनियर इंजीनियर वाली, क्योंकि आप इसमें डायरेक्टली पब्लिक के जो काम है वो करते हो, जो ठीक है ना, जिनसे पब्लिक को बेनिफिट होगा। रोड बनाने का कोई काम है, मान लिया सिविल का बच्चा है तो रोड पब्लिक के लिए है, आप डायरेक्टली उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है तो जरा सा भी अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ जाए तो लोग का सारा बिजनेस गड़बड़ा जाता है, लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको सुचारू रूप से जारी रखना पावर सप्लाई को। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जगह पे पावर सप्लाई प्रोवाइड करना, तो गवर्नमेंट का तो इसमें रोल होता ही है डिसीजन लेने का, साथ में जो रियल में काम करते हैं वहां पे इंजीनियर, वो ये जो जूनियर इंजीनियर जो आप लोग बनेंगे वो लोग होते हैं। तो ये एक तरीके की समाज सेवा भी है, देश सेवा भी है और अच्छी अर्निंग भी है, सेफ्टी भी है और समाज में एक वैल्यू भी होती है। ठीक है, और जूनियर इंजीनियर की जॉब्स जो है उसके लिए सबसे अच्छी चीज यह है कि इसमें वैकेंसी भी काफी निकलती है। एक तो होता है कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स निकली हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता, मतलब अगर आप किसी भी उसमें जाओगे जॉब में
तो अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट निकलती रहती हैं। जैसे हमारा जेई के लिए हम बात करें, रेलवे के अंदर बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, पूरे इंडिया में सभी जगह के बच्चे एलिजिबल होते हैं, और रेलवे के अंदर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता ही रहता है, तो रिक्वायरमेंट आती रहती है हमेशा हर साल। तो आप सभी को सोचना चाहिए कि यार रेलवे के अंदर अगर मुझे एंट्री मिल जाए एज ए जेई, अब मेट्रो के अंदर भी वैकेंसी निकलती हैं, धीरे धीरे मेट्रो का नेटवर्क बढ़ रहा है और वो भी अच्छी जॉब्स होती हैं। पूरे इंडिया में कितने बड़े बड़े शहर हैं, धीरे धीरे सभी में मेट्रो की तरफ हम जा रहे हैं। अभी जैसे अगर आप हिमाचल प्रदेश के हैं तो अभी बात चल रही है कि चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली, इन तीनों में भी मेट्रो का काम किया जाएगा। तो जब यहाँ पे मेट्रो बनेगी तो कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जो उसको पूरा रन करेगी, ठीक है ना। तो बड़ा प्रोजेक्ट होगा, काफी उसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगा गवर्नमेंट का, तो उनको मैन पावर चाहिए, तो उसके लिए आप जेई का वो रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो बच्चे यहाँ पे काम करना चाहते हैं उनके लिए फ्यूचर में आएंगी, ठीक है ना। चंडीगढ़ मेट्रो जो है, मोहाली चंडीगढ़ पंचकुला मेट्रो, इसमें बहुत सारी ओपनिंग्स आएंगी फ्यूचर में। तो आप लोग अभी जैसे बीटेक करके निकलोगे, अभी अगर आप तैयारी करोगे तो अगर कोई भी उनका एग्जाम वो कंडक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपके सिलेक्शन हो सकता है वहां पे, ठीक है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अपनी जो भी जितनी भी डिपार्टमेंट है उनके अंदर निकलती रहती हैं, और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए केवल ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही निकलेंगी, पीडब्ल्यूडी के अंदर भी वैकेंसी निकलती हैं। और साथ में सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, वाटर डिपार्टमेंट हुआ, ठीक है ना, सीपीडब्ल्यूडी हुआ, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें जेई की पोस्ट निकलती है। एसएससी जेई का एग्जाम भी होता है अलग से। तो इन सब के बारे में सोचना चाहिए आपको, ठीक है। और दूसरा होता है जेई से थोड़ा ऊपर की एक पोस्ट होती है, एसडीओ भी बोलते हैं उसको, जो अपने आप में एक बहुत रेस्पेक्टेड और बहुत अच्छी जॉब है, असिस्टेंट इंजीनियर की। तो एई में मेनली बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं, ठीक है, ज्यादातर में। तो बीटेक आपने अगर किया है और आप तैयारी करते हैं एई के लिए, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हैं, पूरी लाइफ आपकी सेफ रहेगी, ठीक है, और अच्छा काम कर सकते हैं आप वहां पे, ठीक है। उसमें आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आप जिस चीजों में भी आपका इंटरेस्ट है उन सबको एक्सप्लोर कर सकते हो रियल लाइफ में। जॉब हमेशा ऐसी हो जिसमें सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, अर्निंग हो, लेकिन साथ में काम करने के लिए भी हो, कि आप मतलब बोर ना हो जिंदगी से, आपको हमेशा एक्साइटमेंट लगा रहे कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट किया मैंने, अब मैं ये प्रोजेक्ट करूंगा, मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करने की ट्राई करो। इस तरीके का अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात की एसएससी जेई के बारे में। एक तो एसएससी जेई का एग्जाम, एक आरआरबी जेई का एग्जाम, और स्टेट वाले जेई के एग्जाम, मेट्रो और अलग अलग रेलवेज में। और साथ में आपको मैं बता दूं, इंडिया में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स हैं। जैसे आपने सुना होगा, आप इंडियन की गैस मंगाते हो घर पे, तो इंडियन ऑयल एक कंपनी है अपने आप में जो पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाती है। ओएनजीसी है जो कच्चा तेल निकालती है, ओएनजीसी, ठीक है ना। एनटीपीसी है, बेल है, बीएचईएल है, गेल है, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड है। ऐसी बहुत सारी पीएसयूज हैं, और डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में डिपार्टमेंट है, आईएसआरओ है, जैसे बार्क है, एनपीसीआईएल है, बहुत बड़ा नंबर है इन पीएसयूज का। और इन सभी पीएसयूज में इंजीनियर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है जो बीटेक लेवल पे वो करते हैं, ठीक है, और जूनियर इंजीनियर्स की भी होती है। तो दोनों के एग्जाम की आप अगर तैयारी करते हैं, किसी की भी दोनों में से या दोनों की करते हैं, तो डेफिनेटली आपके इन सब में वर्क करने के ऑप्शन बढ़ेंगे, ठीक है। और ये जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें इनिशियल पे भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे एज ए जेई, तो हो सकता है कि आपको बहुत कम सैलरी स्टार्टिंग में दें, ठीक है। मान लिया 15,000 से भी बच्चा स्टार्ट करता है, 10,000 से भी स्टार्ट करता है, 8,000 से भी स्टार्ट करता है, कहीं कहीं पे 20,000 भी मिलेंगे। अलग अलग अमाउंट कंपनी प्राइवेट सेक्टर में देती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का है मिनिमम ही वो ज्यादा होता है। और उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज पीएसयूज में मिलती हैं, आपको रहने के लिए घर मिलेगा वहीं पे, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, ये सारी फैसिलिटीज आपकी फ्री होती हैं। तो पीएसयू एक अच्छा ऑप्शन होता है जॉब करने के लिए। और पीएसयूज के अंदर भी बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट होता है जेई के लिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी न किसी गवर्नमेंट सेक्टर में प्योर या फिर किसी पब्लिक सेक्टर में एंट्री लेने का प्रयास करना चाहिए। एटलीस्ट शुरू के 1-2 साल तो आपको कोशिश करना ही चाहिए, या जब आप बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं तो उस टाइम पे अपने कॉलेज में पढ़ते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए इन एग्जाम्स की, और फिर इनके ऊपर मतलब सिलेक्शन के लिए पूरा एफर्ट करना चाहिए,
और आगे की लाइफ पूरी आपकी स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अब एक ऑप्शन है हमारे पास, जैसे जो बच्चा अगर बीटेक किया, बीटेक कर रहा है, तो एक ऑप्शन गेट का होता है। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है, सुन रहे हो बच्चों ध्यान से? प्रज्ञा, खेतान, अजय? यस सर। ठीक है, तो गेट का एग्जाम होता है। जी हाँ, तो गेट का एग्जाम होता है बीटेक वाले बच्चों के लिए जिन्होंने बीटेक किया हुआ है। गेट के एग्जाम से भी बहुत सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं। अगर हम गेट के एक डायरेक्शन में सोचें तो ये लगभग थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है गेट के लिए, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर बच्चे मेहनत करते हैं और क्वालिफाई भी कर लेते हैं आजकल, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको खुल जाते हैं आगे। एक तो हायर एजुकेशन में जाने के, मतलब किसी बच्चे का इंटरेस्ट ही ये है कि मुझे तो पढ़ाई करनी है और टीचिंग लाइन में जाना है, तो एक रास्ता ये बनता है कि भाई आप बीटेक के बाद गेट की तैयारी करो, गेट क्वालिफाई करो, और उसके बाद फिर आप किसी आईआईटी में एमटेक की तैयारी करो। आईआईटी में एमटेक में एडमिशन ले लो, वहां से एमटेक करो। आगे पढ़ने का मन है तो किसी आईआईटी से या बाहर की यूनिवर्सिटी से पीएचडी का ट्राई करो। तो एक रास्ता ये जाता है। ठीक है, हायर एजुकेशन, जैसे आपके कॉलेज में जो भी आपको दिखेंगे आपके प्रोफेसर्स, आपके सारे टीचर्स, वो सब हाईली क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है ना, उन्होंने बीटेक के बाद एमटेक किया होगा, किसी ने पीएचडी की होगी, तो और अच्छी लाइफस्टाइल होती है उनकी। जॉब भी आप देखते होंगे, मतलब एक रेस्पेक्टेड जॉब है, काम करने के लिए भी बहुत कुछ है, हमेशा बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, तो इंटरेक्टिव रहती है उनकी लाइफ हमेशा। ठीक है, तो ये भी एक रास्ता होता है। दूसरा रास्ता है कि अगर किसी बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो गेट के थ्रू कैसे जा सकता है। देखो, आपने बीटेक किया और बीटेक के बाद आपके कॉलेज में कैंपस के लिए कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए आई, आपने प्लेसमेंट ले लिया, एक तो ये रास्ता है। ठीक है, दूसरा क्या है, बीटेक किया और आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं अलग अलग। ठीक है ना, तो कुछ फील्ड्स हैं ऐसे जो इमर्ज कर रहे हैं। जैसे अगर अब मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल के बच्चों की, तो इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड बहुत अच्छा होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे तो एक नया फील्ड है वीएलएसआई, उसमें भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कंसेप्ट का यूज होता है। और वीएलएसआई आज के टाइम में एक बहुत अच्छा पेइंग प्राइवेट सेक्टर फील्ड है कि जिसमें बहुत अच्छी सैलरीज, मतलब एवरेज पैकेजेस जिसमें 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख इस रेंज में चलते हैं। तो वीएलएसआई डोमेन है। अब वीएलएसआई में अगर अच्छी जॉब चाहिए आपको, तो उसका रास्ता क्या है? देखो, आप गेट की तैयारी करो और गेट में नॉर्मल स्कोर ले आओ। ऐसा नहीं कि बहुत टॉप करना है आपको, बहुत अच्छी ही रैंक लानी है, एवरेज स्कोर भी ले आओगे तो उसके बाद आजकल आईआईटीज में एडमिशन मिलना इजी हो चुका है, कंपटीशन थोड़ा कम है गेट में। ठीक है, तो कम यूज करो। जैसे इलेक्ट्रिकल का बच्चा यहाँ पे है, सभी की ब्रांच क्या है, एक बार मुझे ब्रांच कंफर्म कराओ अपनी अपनी, उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा गाइड करूंगा। और एक बार सभी बच्चे अपनी ब्रांच बताएं। इलेक्ट्रिकल है सर। अच्छा, सबकी इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल के लिए देखो सबसे बढ़िया है कि अगर आप एमटेक में जाना चाहते हो तो नोट कर लो अपनी डायरी में, वीएलएसआई फील्ड है जो इस टाइम का सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, जो सबसे ज्यादा जॉब्स दे रहा है, सबसे अच्छी जॉब दे रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है तो बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे आपने सुना होगा टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है, क्वालकॉम है, इंटेल है जो प्रोसेसर बनाती है आपके लैपटॉप के भी। ठीक है ना, इंटेल हुई, एएमडी हुई, एसटी हुई और कैडेंस हुई, ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जो पैकेज बहुत अच्छे देती हैं। तो ये फील्ड इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए है अगर किसी का प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने का मन है। और इनमें जॉब लेने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आईआईटी से गेट के थ्रू एमटेक में जाओ, वहां से एमटेक करो, सीधा प्लेसमेंट होगा या इंटर्नशिप लगेगी। इवन एनआईटीज में भी ऐसा होता है। ठीक है ना, ये बाद में बीटेक करने के बाद का ऑप्शन है आपके पास। तो उसके अलावा एक फील्ड है डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थोड़ा सा लगता है कि आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, लेकिन आजकल एक बहुत बड़ा क्राउड जो है स्टूडेंट्स का इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इस फील्ड का अच्छा चीज क्या है कि इसमें सभी के लिए है ये, मतलब आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के हैं तब भी आप डेटा साइंस की तरफ मूव कर सकते हो, एआई की तरफ मूव कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन ये है कि आप गेट की तैयारी करो साथ में, और जैसे ही आपका गेट में अच्छा स्कोर आए, आप बीटेक कंप्लीट किया आपने, उसके बाद एमटेक में जाओ।
ठीक है। और एमटेक करने के बाद आईआईटी से किसी भी अच्छी जगह से इन फील्ड्स में आप चूज कर लो, एआई और डाटा साइंस, बढ़िया प्लेसमेंट होगा। तो ये रास्ता भी आपको अपने दिमाग में रखना है। उसके अलावा एक और ऑप्शन है, जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो अभी, तो बच्चों बीटेक में अगर आप बीटेक कर रहे हो तो बीटेक का जो आपका परसेंटेज बनता है ना, सीजीपीए, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे आपकी जो बद्दी यूनिवर्सिटी है, ये अपने आप में अच्छा नाम है इसका, पूरे इंडिया में लोग जानते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, ठीक है ना, और गवर्नमेंट में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिविजुअल, उसमें ये एक अच्छे फेमस है। ठीक है, तो साथ में अगर आपका सीजीपीए बहुत अच्छा आप बना ले अपने बीटेक में, तो डायरेक्टली कई आईआईटीज ऐसे हैं जो सीजीपीए के बेसिस पे आपको एडमिशन देती है। जैसे आईआईटी गांधीनगर है, वहां एक प्रोग्राम चलता है अर्ली एमटेक प्रोग्राम। ठीक है, अर्ली एमटेक प्रोग्राम के फॉर्म निकलेंगे, जैसे आप फाइनल ईयर में हो तो उनके फॉर्म फरवरी में निकल जाएंगे, जनवरी फरवरी में। ठीक है, आईआईटी गांधीनगर अर्ली एमटेक के नाम से। उनका बस क्राइटेरिया ये है कि आपका सीजीपीए हाई होना चाहिए, आप अपनी क्लास के टॉपर होने चाहिए। मतलब अगर आप अपनी क्लास में टॉप 5 में हैं और आपके एचओडी जो हैं, आपके मैम या सर, उन्होंने अपने लेटर हेड पे आपको लिख के दे दिया आपकी रैंक, कि आपकी रैंक 1 2 3 4 5 में से है, ये मांगते हैं वो, तो आपका सीधा इंटरव्यू होगा आईआईटी गांधीनगर में। ठीक है, और वहां पे आपको एमटेक में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे फील्ड्स हैं अलग अलग। उसके अलावा ईएससी जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम एक ऑप्शन। तो ये बीटेक के बाद तो बीटेक के बाद ये होता है ईएससी एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। पहले बहुत फेमस हुआ करता था, अब से अगर हम 4-5 साल पहले की बात करें तो ये अपने आप में बहुत फेमस एग्जाम था, बहुत लोग इसकी तैयारी करते थे। इससे क्या है, रेलवे के अंदर, ठीक है ना, और आपका डिफेंस मिनिस्ट्री में एमईएस के अंदर, और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, बीएसएनएल के अंदर ऑफिसर्स रैंक मिलती थी आपको, क्लास 1 ऑफिसर बनते थे इससे, इंजीनियरिंग सर्विसेज से। लेकिन पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने इसका पैटर्न थोड़ा चेंज किया और इसको यूपीएससी से कनेक्ट करके जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है जिससे आईएएस बनते हैं, उस वाले पैटर्न पे इसको ले आए और वह कॉमन पेपर कर दिया, कुछ इसमें चेंजेस किए, तो इसका क्रेज थोड़ा कम हुआ है अभी भी। लेकिन इसमें वैकेंसी निकलती है ईएससी के अंदर, और कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो क्लास 1 ऑफिसर ईएससी एग्जाम के थ्रू लेते हैं। तो ये भी बच्चे बहुत सारे चूज करते हैं, लेकिन इसके लिए इंडिविजुअली तैयारी करने से बेटर है कि गेट की तैयारी करो अगर आप करना चाहते हो, साथ में इसकी तैयारी करो। ठीक है, और इन सारे ऑप्शंस में जो सबसे इजी है ना, सारे जितने मैंने ऑप्शन बताए, सबसे इजी ऑप्शन क्या है आपका, जेई वाला, जिसमें आप कम मेहनत करके, हल्की हल्की पढ़ाई करके, थोड़े दिन लगातार, मतलब 6 महीने 1 साल पूरा एफर्ट लगा के आराम से एक अच्छी जॉब ले सकते हो। सबसे ज्यादा वैकेंसी, सबसे इजी जॉब इसके थ्रू आपको मिल सकती है, एजेई के थ्रू। ठीक है, तो ये मैंने पहले आपको ऑप्शंस बता दिए हैं। अब आपके मैं सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे जेई एग्जाम की बात करता हूं, तो जूनियर इंजीनियर एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल है ना, वो बहुत सिंपल लेवल होता है, थ्योरेटिकल और छोटे छोटे न्यूमेरिकल और सिंपल सिंपल फॉर्मूला। मतलब जैसे ट्रांसफार्मर के बारे में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, डीसी मशीन के ऊपर, एसी मशीन के ऊपर, पावर फैक्टर क्या होता है किसी सर्किट का, आरएलसी सर्किट में पावर फैक्टर का फॉर्मूला पूछ लिया आपसे। ठीक है, रेसिस्टेंस निकलवा लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 रेसिस्टेंस लगा लिए, एक पैरेलल में लगा दिया, और आपसे पूछा सिंगल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताओ। ठीक है, वोल्ट मीटर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया मेजरमेंट से। तो ऐसे बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, जो इजीली, मतलब बच्चे को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, थोड़े दिन अच्छे तरीके से पढ़ाई करेगा तो 3-4 महीने के दौरान में भी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है इसका, और उसमें बढ़िया तैयारी करके, रिवीजन कर करके बार बार एग्जाम निकाला जा सकता है। लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करना है, और थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए कि क्या क्या पढ़ें, तो ये एग्जाम बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसको प्रायोरिटी में आप रख सकते हो, जूनियर इंजीनियर, उसके बाद एई या एसडी की पोस्ट निकलती है कई जगह, इसका नाम होता है सब डिविजनल इंजीनियर, एसडी। ठीक है, तो एसडी के नाम से निकलती हैं, उसको हम एसडीओ बोलते हैं वैसे डेली लाइफ में। ठीक है, इन सब के लिए आप तैयारी कर सकते हो। अब अभी तक जो मैंने डिस्कस किया उससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताइए पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी बच्चा अगर कुछ पूछना चाहता है मेरे से, अभी तक जो भी मैंने आपको ऑप्शन बताए
उनसे रिलेटेड कोई क्वेरी दिमाग में आ रही है तो एक बार बताइए। मोहित, पारुल, भोजराज, ऋतिक, ये जो सारे रास्ते बताए समझ में आए सभी को, नोट किए? ओके, वेरी गुड। तो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, देखो जो इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट है, जो पिछले कई सालों से चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, इस क्षेत्र के बच्चों को एसएससी, जेई, एई, ठीक है ना, एसडीई और आरआरबी, इन सब एग्जाम की तैयारी कराता है और साथ में गेट की, उसके बारे में उसका ये इंफॉर्मेशन ब्राउचर है जिसमें आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप स्क्रीन पे एक बार इसको देखेंगे मेरे साथ में, कौन कौन से एग्जाम है जिनके लिए ईसीपी बच्चों को हेल्प करता है पूरा मॉड्यूल प्रोवाइड करने में। स्टेट के जितने भी एई के एग्जाम हैं या जेई के या एसडीई के, हिमाचल प्रदेश हो, ठीक है, हरियाणा हो, पंजाब हो या कोई और स्टेट हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, ठीक है ना, इन सब के लिए ये स्टेट तैयारी कराते हैं, ठीक है। उसके अलावा एसएससी जेई का एग्जाम पूरे इंडिया में आप बच्चा देता है, आरआरबी जेई, इनके लिए इंजीनियर्स करियर पॉइंट फुल मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। ऑफलाइन सेंटर चंडीगढ़ में है, ठीक है, पटियाला में है, तो जो भी बच्चा नियर बाई अगर पढ़ना चाहता है तो वो जाके यहाँ पे पढ़ सकता है, ऑफलाइन विजिट कर सकता है इनका सेंटर, ठीक है। और ये वेबसाइट है engineerscareerpoint.in। एक बार आप सभी लोग इस वेबसाइट को विजिट करें, यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट, इंपोर्टेंट अपडेट्स, जो भी जॉब्स आती हैं उन सबकी अपडेट्स, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर आपको मिलती है, ठीक है। इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट की वेबसाइट पे आप जाओगे और विजिट करोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इसमें बहुत सारा यूजफुल कंटेंट मिलेगा जो आपके काम का होगा। बहुत सारे सिलेक्शन बच्चों के जो पुराने यहाँ से निकले हैं पढ़ के अच्छी अच्छी जगह पे, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में, यूपी में, अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी। अब इसमें इस ब्राउचर में देखो गेट के बारे में पूरा आपको दिखाया हुआ है, ये ब्राउचर आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। तो गेट का एग्जाम कैसा होता है, गेट के एग्जाम का पैटर्न, ठीक है, अगर हम बात करें तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का टाइम होता है, ठीक है ना, एक बार में आपको करना होता है। ऑफलाइन सेंटर होता है, कंप्यूटर पे पेपर होता है, जाके आपका सेंटर पड़ेगा कहीं पे और कंप्यूटर पे बैठ के वहां पे आपको सोल्व करने पड़ेंगे, कंप्यूटर में एंट्री करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें जो 100 नंबर का है, टोटल 65 क्वेश्चंस आते हैं, 65। इसमें 70 क्वेश्चंस टेक्निकल होते हैं प्योर, ठीक है, और जिसमें आपके सब्जेक्ट रहेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो मेन सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मशीन, ज्यादा कंटेंट तो यहां से होता है। उसके बाद नेटवर्क, कंट्रोल सिस्टम और मेजरमेंट, दूसरा कंटेंट यहां से रहता है, ठीक है ना, आप नोट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं। सेकंड स्टेज में जो सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट, उसमें आपका नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है, सर्किट थ्योरी बोलते हैं जिसको, और उसके अलावा दूसरा आपका मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं। और कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, जहां से टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें 15 नंबर का आता है मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर मैट्रिक्स आता है, जो आप पढ़ते हो इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स में, पूरा लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, रैंक, आइगन वैल्यूज, ये सारी चीजें इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा फिर आपका कैलकुलस आता है, प्रोबेबिलिटी आता है, न्यूमेरिकल मेथड आता है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स के अंदर के सब टॉपिक्स हैं। कॉम्प्लेक्स थ्योरी आती है, प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस आता है मैथमेटिक्स के अंदर। और 15 नंबर का आता है आपका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, जिसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, कुछ क्वांट के होंगे, कुछ इंग्लिश के होंगे, मिक्स रहते हैं, टोटल 15। तो इस तरीके से ये 100 मार्क्स का बनता है। और इसमें रिजल्ट जो आता है वो स्कोर पे आता है, स्कोर आता है, जैसे गेट स्कोर बोलते हैं, आपके मार्क्स भी मिलते हैं रिजल्ट में, गेट स्कोर मिलता है और आपकी ऑल इंडिया रैंक बनती है। तो अगर आपका कोई भी स्कोर आ जाता है, क्वालिफाई करने के लिए 100 में से लगभग 25 नंबर चाहिए होते हैं बस, 25, 26, 27, 28, ठीक है, इतने नंबर पे कट ऑफ जाती है। और अगर आप इसके थ्रू, गेट के थ्रू ऑप्शंस आपके पास पीएसयूज के हैं,
जितने यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट दिखा रखी है, देखो IOCL, BPCL, HPCL, EIL, NTPC, NHPC, सारे PSUs हैं जो इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत अच्छे हैं सारे, और इनके अलावा बहुत सारे हैं, ये तो यहाँ पे कम लिखे हुए हैं अभी, ठीक है। PSUs में जॉब मिलती है, ठीक है, नहीं तो एमटेक में जा सकते हो IIT से, वहां से अच्छे प्लेसमेंट हो सकते हैं। ये रास्ता आपका गेट के थ्रू बनता है। सारे PSU आजकल ज्यादातर गेट के थ्रू लेते हैं, और कई जगह स्टेट सर्विसेज वाले भी गेट के थ्रू लेते हैं, मतलब सिलेक्शन। आपके पास गेट स्कोर है तो डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, या सीधा गेट के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ब्राउचर में ये भी दिख जाएगा कि किस ऑल इंडिया रैंक पे कितने मार्क्स आते हैं, और उसमें कौन सा इंस्टीट्यूट आपको आराम से मिल जाता है, ठीक है। ये सारी डिटेल यहाँ पे दी रखी है। अब देखो इसरो का आपने नाम सुना होगा, ISRO, अभी लेटेस्ट इसरो में वैकेंसी निकली है, तो आपको मैं बता दूं इसरो में रैंक 1 बच्चा, अपने चंडीगढ़ का बच्चा, ठीक है ना, जो हमारा स्टूडेंट था वो रैंक 1 ला चुका है, ठीक है। उसकी ब्रांच मैकेनिकल थी, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल का बच्चा कोई अगर है आप में से, अभी जैसे बीटेक फाइनल ईयर में हो, तो इसरो के लिए भी मॉड्यूल है, ठीक है। इसरो ये हम एक हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने बताया इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट, तो इसी का एक दूसरा एक और प्लेटफॉर्म है योरपीडिया एजुकेशन, उस पे भी आप विजिट कर सकते हो। बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो आपके करियर में बहुत ज्यादा चेंज ला सकती है, वो योरपीडिया एजुकेशन की वेबसाइट पे भी आपको मिलेगी। एक बार उसको भी आप गूगल में जाके विजिट करें, yourpedia.in, ठीक है। तो जैसे ये रैंक 1 चंडीगढ़ का बच्चा ला सकता है इसरो के अंदर, तो आप लोग भी ला सकते हो। आप मेहनत करोगे तो ISRO अपने आप में बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन, आप सबने सुना होगा कितने सैटेलाइट हमारे हम लॉन्च करते हैं, पूरा वर्ल्ड में हमारा इसरो मतलब नंबर टॉप में आता है, टॉप 3 अगर हम बात करें स्पेस ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें इसरो आता है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंट्रीज अपने सैटेलाइट इसरो से आगे लॉन्च करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका करियर बन सकता है। अब यहाँ पे ECP के हमारे जो पुराने बच्चे हैं, जैसे और ये यूको कॉलेज है, वहां का बच्चा है संजीव कुमार, पुनीत शर्मा, ये सारे सिलेक्शन है UIT से हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये कुछ ECP के जो पब्लिक सेक्टर में जॉब जिनकी लगी है, इसमें तो लिमिटेड फोटो है, बहुत सारे फोटो हमारे ऑफिस में आप आगे देखेंगे, पूरे डिटेल में आपको मिलेंगे, उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी होंगे सबके, आप बात कर सकते हो किसी से भी। यहाँ पे भी हमने सबके मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं कि आपको अगर किसी बच्चे से कुछ गाइडेंस लेना है, मान लिया कोई बच्चा IOCL में है, आप जानना चाहते हैं कि IOCL कैसी है, जॉब का एक्सपीरियंस कैसा है आपका, आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, तो डायरेक्टली आपको नंबर दिए हुए आप कॉल कर सकते हो। ECP का नाम आप रेफरेंस में ले सकते हो कि उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर आपका दिया है, और आप इनसे बात कर सकते हो। भारत पेट्रोलियम के अंदर, ठीक है ना, इसरो के अंदर, और ये हमारे BHEL के अंदर, बार्क के अंदर जो बच्चे गए हैं, उन सब के रिजल्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। ECP के बच्चे जो IITs में एमटेक कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने एमटेक किया हुआ है IIT से, या जो कर रहे हैं अभी, IISc बेंगलुरु का आप सबने नाम सुना होगा, पूरे वर्ल्ड में फेमस इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। IISc में बहुत सारे बच्चे हमारे चंडीगढ़ रीजन के जा चुके हैं, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, हर IIT में आपको बच्चा मिलेगा ECP का पढ़ा हुआ, ठीक है ना। ये सारे वो हैं जो ऑफलाइन सेंटर पे गेट की जिन्होंने तैयारी की यहाँ पे, और उनके सिलेक्शन हुए, या जो JEE में यहाँ पे तैयारी की आपने इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट के साथ, जूनियर इंजीनियर की, उनके सिलेक्शन हुए, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन और होता है आपको मैं बता दूं, डायरेक्ट PhD। अगर मान लिया आप में से कोई बच्चा बीटेक कर रहा है, अभी बीटेक फाइनल ईयर में है, और उसके बाद उसका मन है PhD करने का, तो बिना एमटेक करे सीधा PhD में भी एडमिशन मिलता है। जितनी भी इंडिया में IITs हैं सभी के अंदर ये डायरेक्ट PhD का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसकी अवेयरनेस बहुत कम बच्चों को होती है। तो आप लोग इसको नोट करें, डायरेक्ट PhD क्या होता है कि बीटेक में अगर बहुत अच्छा CGPA आप ले आए, आपने बीटेक के नंबर अच्छे लेके आए, अच्छे तरीके से पढ़ाई की, जो आपके टीचर्स बद्दी यूनिवर्सिटी में आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपको मेहनत से पढ़ाते हैं, उनको ध्यान से पढ़ा, सारे नोट्स बनाए, ठीक है ना, और साथ अपना CGPA अच्छा बना लिया, और साथ में आपने गेट के लिए तैयारी कर ली, ठीक है ना, और गेट में जस्ट क्वालिफाई कर लो, बहुत हाई स्कोर की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। उनका रिक्वायरमेंट क्या होती है डायरेक्ट PhD के लिए कि आपका 8 CGPA हो या 75% से ऊपर मार्क्स हो और गेट क्वालिफाइड हो आप, तो आप सीधा डायरेक्ट PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। IIT रोपड़ में कर दो, मंडी में कर दो, बंबई दिल्ली कहीं भी कर सकते हो, सीधा PhD में एडमिशन होगा, और 4-5 साल के अंदर आप PhD की डिग्री लेके निकलोगे,
उसके बाद आपका प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कंपनी पीएचडी वाले बच्चों को रिक्रूट करती हैं। और साथ में आप टीचिंग लाइन में अगर इंटरेस्टेड है तो आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप अपने ही कॉलेज में, कल हो सकता है बद्दी यूनिवर्सिटी में ही आप वापस आके, या जो भी आपका कॉलेज है जहां से आप पढ़ रहे हो अभी, उस कॉलेज में आके, ठीक है, बीटेक कर सकते हो, मतलब वहां पे आके टीचिंग कर सकते हो आप पीएचडी करने के बाद। तो ये ऑप्शन आपके पास बढ़िया ओपन है। और बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हुई हैं। ये यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट दिए हुए हैं एमटेक के बाद जो बच्चों के प्लेसमेंट्स होते हैं। देखो ये सारे वो बच्चे हैं जो आईआईटी से एमटेक और एमएस किए हुए हैं, और मोस्टली बच्चा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का ही है। हमारे पास ज्यादा बच्चा यहीं का आता है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, इंजीनियर्स करियर पॉइंट में। तो ये सारे उन्हीं बच्चों के सिलेक्शन है। लैब रिसर्च में ये बच्चा है, देखो हितेश सिंगला, चंडीगढ़ का ही का रहने वाला है। आईआईटी बॉम्बे में हिमांशु गर्ग, टाटा मोटर्स में इसका प्लेसमेंट हुआ, आईआईटी बॉम्बे से इसने एमटेक किया था, ठीक है ना। और आईआईटी दिल्ली से सजल गुप्ता ने किया, टाटा मोटर्स में गया। तो ये सारे रिजल्ट आप देख सकते हैं इस ब्राउचर के अंदर। और एसडीए जेई स्टेट लेवल एग्जाम के बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, सारे पॉइंट्स में आपको बता चुका हूं। और टेक्निकल अगर सिलेबस की बात करें इन एग्जाम्स के, एसएससी जेई, एसडीए जेई या आरआरबी, तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों रहता है। 70 to 80% टेक्निकल रहता है मेनली, आपके सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं, और साथ में नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल अलग अलग तरीके से आता है, किसी एग्जाम में क्वांट रीजनिंग रहेगा, और किसी में जनरल स्टडी भी रहता है, जीएस क्वांट, ठीक है, किसी में हिमाचल प्रदेश का जीके आता है। तो ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से निकलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो एसडीई या असिस्टेंट इंजीनियर में इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट के सिलेक्शन हुए हैं रिसेंटली, ये सारे बच्चे आप देख रहे हो, पंजाब के बच्चे हैं, हिमाचल के बच्चे, हरियाणा के, चंडीगढ़ के आसपास के, इन सब का सिलेक्शन हुआ है। और ये सारे यहीं पे जॉब कर रहे होंगे आपको आसपास में, सबके नंबर है, किसी को भी कॉल करके आप बात कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो इनसे भी आप डायरेक्टली, ठीक है। ये वो बच्चे हैं कुछ यहाँ पे लिस्ट में जो जेई में सिलेक्शन हुआ है उनका, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट पूडा के अंदर, देखो ये एनम गर्ग है, तो ये पूडा जो पंजाब का डिपार्टमेंट है उसके अंदर है, ठीक है। और सारे बच्चे यहीं पे ये जॉब कर रहे हैं। आरआरबी जेई, एसएससी जेई सिलेक्शन, ये पूरा ब्राउचर आप आराम से पढ़ेंगे, आपको शेयर कर दिया जाएगा। और क्या क्या ऑप्शंस हैं ये सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है ना। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, इसको ध्यान से पढ़ें। और साथ में यूरोपीडिया एजुकेशन जो ईसीपी का ही ज्वाइंट सिविलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये अलग अलग सेक्टर में गाइडेंस देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको किसी को फॉरेन में जाना है, मतलब कोई बच्चा ऐसा है जो इंडिया के बाद अब अब्रोड से पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए यूरोपीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, यूरोपीडिया ग्लोबल, ठीक है। उस पे आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के बच्चों को जो बीटेक यहाँ से करके जाते हैं या एमटेक करके यहाँ से जाना चाहते हैं बाहर, वो सारी आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे यूरोपीडिया ग्लोबल पे। तो वो भी आप नोट कर सकते हैं, यूरोपीडिया ग्लोबल की वेबसाइट पे आप एक बार विजिट कर सकते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को ऑनलाइन काउंसलिंग लेनी होती है तो यूरोपीडिया एजुकेशन ऑनलाइन काउंसलिंग और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए मॉक इंटरव्यूज, किसी भी स्टेट में कोई भी वैकेंसी निकले और उसमें अगर इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो वो मैक्सिमम बच्चा यूरोपीडिया को फॉलो करता है। अभी इनके 2,32,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, तो आप यूरोपीडिया एजुकेशन के नाम से यूट्यूब पे जाके आप विजिट कर सकते हैं और ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट जो करंट रिक्रूटमेंट जो भी निकलते हैं उनके बारे में, ठीक है, नई वैकेंसी जो भी आ रही है, तैयारी की कैसे करनी है, किस एग्जाम की, कौन से इंटरव्यूज की कैसे तैयारी करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। इसको आप एक बार सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है कि डू यू थिंक एमटेक एमएस मींस टीचिंग। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में ये ऑप्शन आता है कि अगर हम एमटेक करें, एमएस करें तो टीचिंग ही ऑप्शन है क्या दूसरे ऑप्शन भी हैं। तो टीचिंग अपने आप में अच्छा प्रोफेशन है, उसमें आप जा सकते हो, लेकिन एमटेक और एमएस मतलब हायर एजुकेशन में आप जाते हो तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इनफैक्ट आजकल प्राइवेट सेक्टर की डिमांड ही ये है, हायर एजुकेटेड पर्सन। जैसे आप इनको देखोगे, सुंदर पिचई जो गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने बीटेक किया, उसके बाद उन्होंने हायर एजुकेशन ली, एमएस किया, मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है।
जो टाटा ग्रुप के सीईओ हैं उन्होंने एमटेक किया हुआ है। सत्या नडेला ने एमएस किया हुआ है। एमएस का मतलब मास्टर ऑफ साइंस। तो इंडिया में भी आईआईटीज में एमएस होता है, कई आईआईटीज में, और बाहर भी एमएस होता है फॉरेन में, हायर एजुकेशन। ठीक है, तो हायर एजुकेशन के बाद भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में हमारे रास्ते खुले रहते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो भी डाउट्स अपना पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, और भी कोई क्वेरी है, अगर आप डायरेक्टली टीचर से मिलके बात करना चाहते हैं, ठीक है, जो काउंसलिंग में पिछले 10-15 सालों से लोग लगे हुए हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो ये एड्रेस आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ में सेंटर है इंजीनियर्स करियर पॉइंट का, और पटियाला में भी है। जो आपके नियरेस्ट है वहां पे आप सेंटर विजिट करें और सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में डायरेक्टली आप टीचर्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, इस एड्रेस को ध्यान से नोट कर लेना। सो नाउ आई एम ओपन फॉर योर क्वेरीज। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो एक बार बताइए। मोहित, पारुल, बच्चों शर्माना नहीं है, बात करो, जो भी बताओ, कुछ पूछो, अपने बारे में बताओ, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो अपना। चलो, तरुण, आवाज आ रही है आपको? तरुण, अनम्यूट करो, और जिस बच्चे से मैं पूछता हूं एक बार अपने बारे में बताएंगे। अनीस गौड़, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनीस। तो आप क्या कर रहे हैं अनीस अभी? सर मैं बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ अभी। किस कॉलेज में? बद्दी यूनिवर्सिटी। अच्छा, बद्दी यूनिवर्सिटी में बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़ सेकेंड रहे ईयर। हो? यस सर। ओके, ब्रांच आपकी इलेक्ट्रिकल है? यस सर, यस सर। तो ये जो मैंने ऑप्शन बताए हैं, आपको इनसे कुछ दिशा मिली आगे कि क्या क्या यस ऑप्शन में सर। सोच सकता हूं? यस सर, काफी कुछ पता लगा। चलो, और वेरी गुड। स्पेशली वो डायरेक्ट पीएचडी वाला। हाँ, डायरेक्ट पीएचडी का तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। यस सर। मतलब आप गेट की तैयारी कर लो और गेट में नॉर्मल स्कोर ले आओ, ऐसा नहीं कि बहुत टॉप स्कोर लाना है, यस सर। मतलब नॉर्मल थोड़ी सी तैयारी करके स्कोर आ जाए, क्वालिफाई हो जाए आपका, और परसेंटेज बना के रखो अपनी अच्छी, तो यस सीधा अप्लाई कर दो, डायरेक्ट पीएचडी में जाओ और वहां से इंडस्ट्री में प्लेसमेंट लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। थैंक यू सर। ओके, पारुल शर्मा, पारुल, देखो बच्चों, आप फ्यूचर में कहीं पे भी अधिकारी बनेंगे, आप जूनियर इंजीनियर बने, असिस्टेंट इंजीनियर बने, ठीक है, या फिर आप प्रोफेसर बने, या किसी भी कॉलेज में कहीं भी जाएं, किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, तो ये मीटिंग्स जो है ना, मीटिंग होना, ये अपने आप में बहुत रेगुलर एक्टिविटी है, हमेशा मीटिंग्स होंगी आपकी। तो आप लोगों को शर्माना नहीं होना चाहिए। अब ये अपने अंदर स्किल डेवलप करो, बातें करने की, कम्युनिकेट करने की, क्वेश्चन पूछने की, आंसर करने की, ठीक है ना, इसको एक अपने अंदर पर्सनैलिटी में लेके आओ। इससे घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है। ये तो आपको हमेशा करना है, लीड करना है आपको, बड़े बड़े चीजों को, कई प्रोजेक्ट लीड करने होंगे जिंदगी में। तो लीडर वाली स्किल्स, कम्युनिकेशन में बोलना, कम्युनिकेशन का मतलब जिस भी लैंग्वेज में आप बोलना चाहते हो, अपनी बात रखो, डिस्कस करो, ये एक्टिविटी भी आपको हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है? यस सर। चलो, और कोई स्टूडेंट जो मेरे से कुछ बात करना चाहता है? अभय शर्मा, नो क्वेश्चन? ओके, ठीक है बच्चों। सो ये काफी अच्छा इंटरेक्शन था, और कोई भी फर्दर क्वेरी आती है तो इस जो मैंने ब्राउचर आपको दिखाया है, इसमें जो नंबर दिए हुए होंगे उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और बात कर सकते हो। ठीक है, और मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हो, अगर किसी को चाहिए, कोई फ्यूचर में क्वेरी आती है तो पूछ सकते हो। चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया है।